हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा राजनीति विज्ञान के वर्ष 1994 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र हमारी जो है प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा और टीजीटी पीजीटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले प्रश्न पत्र सॉल्व करने से तो हमें ये देखने को मिलता है कि पेपर में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों को हम अधिक शुद्धता से हल कर पाते हैं, तथा जो है हमें ये जानने के मिलता है कि जो है किन किन महत्वपूर्ण विषय टॉपिक्स को टच किया गया है और किन किन जो है क्षेत्र से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रवक्ता उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा वर्ष 1994 राजनीति विज्ञान का हल प्रश्न पत्र, जिसका पहला प्रश्न है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने लिखा। तो साथियों, लेक्चर्स और ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है यानी विधान शास्त्र में व्याख्यान जॉन ऑस्टिन की रचना है और 1832 में जो है इस पुस्तक को लिखा था जॉन ऑस्टिन ने, और इसी पुस्तक में जॉन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उस संप्रभु के पीछे जिसे वकील मान्यता देते हैं एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो साथियों, ये कथन जो है डायसी का है। डायसी कहते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्री शासन व्यवस्था वाले देशों में वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के अंतर्गत वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, किंतु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं। पार्लियामेंट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। वैधानिक संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली इस शक्ति को ही राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी? तो साथियों, यह परिभाषा जो है प्रमुख विचारक जीन बोंदा ने दी है और ये परिभाषा उन्होंने अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक, ये जो है 1576 में लिखी गई पुस्तक है, इसी में इन्होंने संप्रभुता की परिभाषा दी है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र एक एवं श्रेष्ठ है? तो ऐसा मानना है जो है क्रैब का। क्रैब एक बहुलवादी विचारक हैं। वो कहते हैं कि बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि इस संबंध में फ्रांसीसी विचारक डिगविट और डच विचारक क्रैब के विचार उल्लेखनीय हैं। डिगविट के अनुसार विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। ध्यातव्य है कि क्रैब एकमात्र विधिक ही संप्रभुता स्वीकार करता है जो राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। क्रैब के अनुसार राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। संप्रभु कानून का आदेश है, यह किसने कहा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है जॉन ऑस्टिन का। जो लेखक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है। तो बहुलवादी विचारक जो है राज्यों को संघों का संघ मानते हैं। बहुलवादियों की मान्यता है कि संप्रभुता विभाजित है, क्योंकि बहुलवादी मानते हैं कि जो संप्रभुता है वो ना तो अविभाज्य है और ना ही असीमित है। उनके अनुसार परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन आदि समुदाय भी राज्य के ही समान महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बहुलवादी चाहते हैं कि प्रभुसत्ता इन विभिन्न समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। प्रोफेसर लास्की का कथन महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन के लिए उचित मानना असंभव है। राजनीति शास्त्र के लिए यह स्थायी रूप से लाभदायक होगा यदि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को उससे निकाल दिया जाए। ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की आलोचना किसने की? तो ये आलोचना की है बहुलवादियों ने,
किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है? तो साथियों ये कथन रूसो का है। बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया। जीवन स्वतंत्रता तथा लाभ, जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है जॉन लॉक का है और बहुत बार पूछा गया है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर, संतुष्ट है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी जॉन लॉक का है। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। तो ये कोटेशन किसका है? तो ये थॉमस हॉब्स का है। 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे माना जाता है? तो जॉन लॉक को माना जाता है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह किसका है? तो साथियों ये कथन जो है रूसो का है, सॉरी ये लॉक का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है? मनुष्यों ने केवल एक समझौता किया, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं। तो ये जो है अनुपयुक्त है क्योंकि उसका मानना है कि जो शासक है वो समझौते में शामिल नहीं है, अतः उसे जो है मनुष्य नियुक्त नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में। यह कथन है रूसो का। रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। तो सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है समान हित की, समान चेतना का। यह कथन किसका है कि जो समान हित का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? तो ये कथन रूसो का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में जो सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यह पुस्तक हॉब्स ने फ्रांस से वापस आने पर जो है लिखी थी, क्योंकि जब गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में तो इस समय भाग गया था, फ्रांस भाग गए थे। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1651 में इंग्लैंड में हुआ था। यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? तो ये कथन है रूसो का। हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया क्योंकि वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। ये बिल्कुल सही है। सूची ए को सूची बी से मिलाते हैं। आइए देखते हैं। राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, तो ऐसा मानना है प्लेटो का। व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा का अधिकार है, तो व्यक्ति को हाँ ये मानते हैं स्पेंसर। राज्य वह है संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती, हीगल। और जो राज्य का सदस्य नहीं है अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं, वह या तो देवता है या पशु। ये कथन है अरस्तु का। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो प्लेटो रिपब्लिक की सही है। लॉक लेवियाथन का सही नहीं है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल ये भी सही है। और रूसो सोशल कंट्रोल। तो इसमें जो लॉक है वो लेवियाथन के रचयिता नहीं है। लेवियाथन की रचना हॉब्स ने 1651 में की थी। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है। जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है वो यह मानता है कि राज्य का विकास हुआ है, उसका निर्माण नहीं किया गया है, और इसके जो है विकास में कई तत्वों का योगदान है। आर जी गैटर कथन है प्रत्येक अन्य सामाजिक संस्था की तरह राज्य का उदय अनेक स्रोतों से तथा अनेक प्रकार की स्थितियों के अधीन हुआ है, और यह लगभग अदृश्य रूप में उभरा है। लॉक ने इस विचार का समर्थन किया, तो लॉक ने संवैधानिक सरकार का समर्थन किया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम मानता है? तो कार्ल मार्क्स जो है राज्य को वर्ग शासन का यानी वर्ग संघर्ष का परिणाम मानते हैं। टू ट्रीटिसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रचना जो है लॉक की रचना है, और इसको जो है जो प्रकाशित हुई है 1690 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में जो है प्रथम भाग में इन्होंने अपना निशाना
जो रॉबर्ट फिल्मर द्वारा प्रतिपादित दैवी सिद्धांत को बनाया था, और इसे दूसरे भाग में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से लेवियाथन पे प्रहार किया था और हाब्स के निरंकुशतावादी सिद्धांत की आलोचना की थी। राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई क्योंकि यह माना जाता है कि राज्य सभी की भलाई के लिए कार्य करता है, इसलिए राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। राज्य से न्याय हटा दिया जाना चाहिए, ये कथन है आपका अगस्टीन का। न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसिमेकस। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, मिल। राज्य मानव के लक्ष्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, ये कथन है हीगल का। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसने स्वतंत्रता दी है, यह कथन है जेफरसन का। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु, यह कथन किसका है? तो ये J.S. मिल के जो है स्वतंत्रता संबंधी विचारों में उसने कहा है। सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक कौन है? तो सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक जॉन लॉक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैरोल्ड जोसेफ लॉस्की हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी 1917, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1919, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस 1933, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935, द अमेरिकन डेमोक्रेसी 1940, द अमेरिकन डेमोक्रेसी 1948, सॉरी अमेरिकन प्रेसिडेंसी 1940 में है और अमेरिकन डेमोक्रेसी 1948 में है। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई, इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी योग्यता के अनुसार, तदंतर प्रत्येक को इसकी क्षमता के अनुसार। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादन किया है। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो फेबियन समाजवाद का जो विकास है वो इंग्लैंड में हुआ था। निम्नलिखित में से ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। तो आइए इसको करें। तो कहते हैं कि मानव चेतना यानी नंबर 1 पर क्या चाहती? स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता किस में निहित है? अधिकार में निहित है। और अधिकार किसकी मांग करते हैं? राज्य की। तो पहला चेतना 1 हो गया, स्वतंत्रता 2 हो गया, अधिकार 3 हो गया और राज्य 4 हो गया। तो 1 2 3 4 सॉरी 1 4 3 2 ये हमारा सही, यानी पहला विकल्प हमारा सही है। राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपर्युक्त कथन का संबंध है, तो उपर्युक्त कथन का संबंध उदारवाद से है। ग्रीन ने नैतिक आधार पर उदारवाद का पुनर्निर्माण किया और इस तरह कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाया। ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्य यद्यपि व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता है, लेकिन उसके द्वारा नैतिक विकास में के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके नैतिक विकास में सहायता पहुंचाई जा सकती है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा अज्ञान, शराबखोरी और भिखमंगापन आदि बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और ऐसे कानून का निर्माण किया जाना चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों की अधिकाधिक रक्षा करे और समस्त जनता को स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें। अगला कथन है कि ग्रीन के अनुसार इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, ये कथन बिल्कुल सही है। ग्रीन सर्वसत्तावादी दार्शनिक था, तो ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक था। तो इस प्रकार ए सही है और आर गलत है। उदारवादी व्यवस्था में राज्य का कार्य क्या है? इसकी जो उदारवादी व्यवस्था में जो राज्य की भूमिका होती है बिल्कुल न्यूनतम होती है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। इसलिए राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे देनी चाहिए
और व्यक्ति अपना यथासंभव विकास कर सकता है, और जहाँ पे वो उसके मार्ग में बाधाएं आती है उसको केवल दूर करना चाहिए। तो यहाँ पे राज्य की न्यूनतम भूमिका की बात की गई है, अर्थात विकल्प डी सही है। फांसीवाद से उदय होता है, फांसीवाद से जो उदय होता है वो उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, क्योंकि फांसीवाद राज्य तथा राष्ट्र को एक ही मानता है और उनकी भाषा में राज्य का अर्थ ही राष्ट्र था। किसने कहा था राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? तो ये महत्वपूर्ण कथन जो है महात्मा गांधी का है। टी.एच. ग्रीन ने लिखा, तो देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एप्लीकेशन ये ग्रीन की रचना है। दी मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, जो मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट हाउस की रचना है। ऑन लिबर्टी जी.एस. मिल की रचना है। तो विकल्प बी हमारा सही है। संसदीय व्यवस्था के सहज संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं, कथन सही है। और कारण देखते हैं। सार्वजनिक महत्व के मामलों में राजनीतिक दल जनसाधारण की अभिरुचि जागृत करती है तथा उन्हें शिक्षित करती हैं, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली। दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो देखिए देखते हैं। संगोष्ठी दबाव समूह तरीका अपनाते हैं, प्राचार वो भी अपनाते हैं, लॉबिंग ये भी करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना दबाव समूह नहीं अपनाते हैं। और चुनाव लड़ने का जो कार्य होता है वो राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो जो संघ सरकार होती है उसकी कार्यपालिका शक्ति का जो वास्तविक उपयोग मंत्रिमंडल करता है। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है? तो देखते हैं। लिखित संविधान है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो विकल्प हमारा डी सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को पृथक करने में। मैं एक ऐसा भारतीय टामटाम हूँ जिसका कार्य सभी सोते हुए को जगाना है ताकि वे जागृत होकर अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सकें। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन श्रीमती एनी बेसेंट का है। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था। 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों को प्रकाशित किया था और 1917 में इन्हें कलकत्ता कांग्रेस में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और इसी वर्ष ने भारतीय बालचा संघ और भारतीय महिला संघ की स्थापना भी की थी। और ध्यातव्य है कि श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस से अलग हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को बम्बई में हुई थी और उस समय इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया? तो ये इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया था। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीले सिद्ध होंगी, यह किसने कहा था? तो ये कथन लाला लाजपत राय का है। साइमन कमीशन के विरोध में जो उनको ऊपर लाठी चार्ज किया गया था और उसमें उनको जो चोट आई थी उसमें इन्होंने ये कहे थे और इसी से लाठी चार्ज से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है बाल गंगाधर तिलक का। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को निम्नलिखित किस वर्ष में जो है मान्यता दी, ये प्रतिपादित किया? तो वर्ष 1940 में जो है जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी थी।
द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मार्च 1940 के अधिवेशन में प्रतिपादित किया गया, यद्यपि इसमें कहीं भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है, कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता सौंपना था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन किया था? तो बंगाल विभाजन के समय में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 1 सितंबर 1905 को सरकार ने घोषणा की कि बंगभंग की योजना 16 अक्टूबर 1905 से लागू की जाएगी। तब जनता ने बायकाट और स्वदेशी का नारा बुलंद किया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारक नहीं है? तो आइए देखते हैं। उदारवादी नहीं, दादा भाई नौरोजी उदारवादी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी हैं, फिरोज शाह मेहता उदारवादी हैं, लेकिन बीजी तिलक जो है ये उग्रवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया? बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया। तो ये चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में था, वहाँ पे आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम महिला थी वो श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में बनाई गई थी। किंतु प्रथम भारतीय महिला जब पूछा जाएगा तो 1925 के जो है कानपुर अधिवेशन में एनी बेसेंट को बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा कि 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला थी और 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू जो है कानपुर प्रथम भारतीय महिला थी। कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो 1906 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी में स्वराज की मांग की गई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बहुत सरल सा प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 सही है। नमक सत्याग्रह 1927 सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 सही है। लेकिन बेबल प्लान 1944 नहीं है, बल्कि बेबल प्लान 1945 है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय वर्ष 1947 में JB कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। जब इटली भारत की स्वतंत्रता की तिथि घोषित की थी तब वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड वेवल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में समाप्त हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था और 1934 में समाप्त हुआ था। भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 1934 में की थी। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के पेश होने के बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है आपके सी राजगोपालाचारी थे। और अंतिम जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किसने 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष माना जाता है। किसे भारत का महावृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भाई देखते हैं पूना समझौते पे हस्ताक्षर किसने किया था? तो पूना समझौते पे जो हस्ताक्षर है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने किया था। दलित, इसको जो है पूना पैक्ट या दलित समझौता भी कहते हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली। तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव जो है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पड़ी थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? तो द्वैध शासन व्यवस्था 1919 में लागू की गई थी और ये प्रांतों में या राज्य में लागू की गई थी और 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करता है, लेकिन वो इसका सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 यानी जीवन का अधिकार जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायालय की वह शक्ति जिससे वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो है प्रथम जो है कानूनी अधिकारी है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जो है नियुक्त जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यह 54 सदस्यीय समिति थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। इसमें जो है इसके उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे तथा अन्य सदस्य थे MR मसानी, KT शाह, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार हरमान सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जयराम दास, KM मुंशी, KM पनिक्कर, अल्लाद स्वामी कृष्णा अय्यर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के पर निर्भर करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों को जो है एक ऐसे चेक के समान जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, ये बताया है प्रोफेसर KT शाह ने। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है और राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जाएगा। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, तो राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का संविधान ये भी है। संपत्ति का मौलिक अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं, अब इसे अनुच्छेद 300 का में रखकर एक वैधानिक अधिकार के रूप में कर दिया गया है। देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण करने का अधिकार ये भी है। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी? तो 42वां संविधान संशोधन है। निम्नलिखित में से कौन संसद किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। भारत के संसद में निम्नलिखित में समाहित है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
निंदा प्रस्ताव से बचने के लिए संसद पर दबाव डालने की दृष्टि से कैबिनेट कभी भी संसद को भंग करने के अधिकार का प्रयोग नहीं करती है। तो ये सही है, कारण इसका कथन सही है। इस प्रकार के मत असंभव है क्योंकि यह पूर्ण बहुमत दल के पास होता नहीं, ये गलत है। तो ए सही और आर गलत, यानी विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित में से दिए गए कोड से उत्तर चुनना है। पहला कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक्करण सिद्धांत प्रतिपादित किया है, सही है। और इसने विकासशील व्याख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों में सलाह देता, गलत है। यह निहित अधिकार रखता है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्नलिखित में से कौन वर्णित नहीं है? तो काम पाने का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है कैसे होता है? तो लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत में राज्यों का बृहद रूप से पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है? तो राष्ट्रपति से जो है सरकार से जो सूचना प्राप्त करने का है वो 78 खा के तहत है। देखिए 78 का में क्या है कि संघ कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद का ये कार्य है कि वो राष्ट्रपति को बताए, लेकिन खा के अंतर्गत राष्ट्रपति जो वो जानकारी चाहे तो मांग सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 51 का के अंतर्गत या 51 ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? तो 75(3) के तहत जो है लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के उसमें उत्तरदायी होते हैं। 75(3). निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? तो अमेरिका का सीनेट विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 368 में दी गई है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो दल विरोधी विधेयक जिस समय पास हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अब योजना आयोग को समाप्त करके थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, अधिकतर किसके द्वारा? जो भारत सरकार का 1935 अधिनियम है उसके अंतर्गत। गांव स्थानीयता के गढ़ थे, अज्ञान, संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे। तो ये किसने कहा? ये B.R. अम्बेडकर का कथन है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की स्थापना। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% आस्थान आरक्षित किए गए थे? तो 30% आस्थान जो आरक्षित किए गए थे 73वें संविधान संशोधन द्वारा। प्लेटो की रिपब्लिक में न्याय निहित है। यह है जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में निहित है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की संस्तुति की, सही है। प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था, ये भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है, ये भी सही है। संरक्षक वर्ग को क्षुधा से दूर रखता है, ये भी सही है, और कथन जो है कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, सही है।
विकासवादी चरणों में मनुष्य जानवर था। ये कथन सही नहीं है। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत रूप है। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत रूप सम्मान तंत्र है। और इस रिवीजन श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? तो जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त संस्था नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में भी लोकायुक्त संस्था है। तो इसी के साथ ये हमारा समाप्त हुआ पीसीएस प्री का जो है वर्ष 1994 का। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।